नमस्कार, संपूर्ण भारत आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। शुरुआत करेंगे खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश की अयोध्या में रेलवे स्टेशन से को हरी झंडी दिखाकर 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही 240 करोड़ की लागत से बना अयोध्या धाम स्टेशन भी जनता को समर्पित किया गया। पीएम के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल समेत कई बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। नए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निर्माण काम 3 फेज में चल रहा है। वहीं पीएम मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसी के साथ 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सभ्यता ने हमें रास्ता दिखाया, हम पुरातन और नूतन को साथ लेकर चलते हैं। अयोध्या के एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम एयरपोर्ट का नाम इस एयरपोर्ट में आने वाले हर यात्री को धन्य करेगा। सुनिए। अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। हम सभी का ये उत्साह, ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सड़कों पर भी पूरी तरह नजर आ रहा था। वहीं रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी की एक फिर अनोखी तस्वीर सामने आई। दरअसल उद्घाटन करने के दौरान पीएम मोदी ने अयोध्या में 2 बच्चों से मुलाकात की, उनके साथ सेल्फी ली और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिया। पीएम मोदी से मिलकर अयोध्या के बच्चे काफी खुश भी वहां पर नजर आए। वहीं अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। इसके लिए पक्ष और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना युविटी गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि उन्हें उद्घाटन समारोह का निमंत्रण नहीं मिला। उन्होंने मंदिर को लेकर राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे अब तक कोई निमंत्रण नहीं आया और वहां जाने के लिए मुझे निमंत्रण नहीं चाहिए। 22 जनवरी के दिन ही वहां पर जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मैं जब चाहूं तब रामलला के दर्शन के लिए जा सकता हूं। मुझे निमंत्रण नहीं चाहिए। तो अब तक कोई न्योता आया नहीं है और दूसरी बात, वहां आने के लिए मुझे न्योते की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रामलला सभी का है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, विनती है कि राम मंदिर का लोकार्पण जो होने जा रहा है उसका पॉलिटिकल इवेंट ना हो। वो किसी एक की बात नहीं है। रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी या एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। वो लाखों करोड़ों जितने सारे राम भक्त है उनके एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है। उसके ऊपर आप आपकी राजनीति मत करो, क्योंकि ये जो फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सरकार ने नहीं किया। बाबरी गिराने का जो काम किया वो तो लोग अब कुछ रहे नहीं, बाकी काफी थोड़े लोग रहेंगे। कुछ लोग अपने स्कूल की पिकनिक के लिए शायद गए होंगे, उस उम्र के थे वो, लेकिन सारे लोगों का सहयोग इसमें है। और इसलिए मेरा मानना है कि राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है और जब भी मेरे मन में आएगा मैं जरूर जाऊंगा। वहीं राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार हो गया। राज्यवर्धन राठौर, किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी ने राजस्थान में 115 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को 69 सीटें मिली हैं। राज्य की 200 में से 199 सीटों पर मतदान हुआ था। एक सीट पर उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव टल गया था। पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया सीएम बनाया था। उन्होंने 15 दिसंबर को ही सीएम पद की शपथ ली थी। वहीं शपथ ग्रहण समारोह पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दिल्ली से पर्ची आ ही गई और आज राजस्थान में 22 मंत्रियों ने शपथ ली। सुरेंद्र पाल टीटी, जो कि श्रीकरणपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 5 जनवरी को चुनाव होने हैं। उनको मंत्री पद की शपथ दिलाकर श्रीकरणपुर के मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया गया। बीजेपी न संविधान को मानती और न ही चुनाव आयोग को मानती है। राजस्थान में आखिर दिल्ली से पर्ची आ ही गई और भजनलाल शर्मा जी का मंत्रिमंडल ने आज शपथ ली है। 22 माननीय मंत्रीगण ने शपथ ली है आज।
मैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमने देखा कि राजस्थान में संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया गया, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाया गया और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार सातवें आसमान पर चढ़ करके बोल रहा था। जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, हम देख रहे थे कि सुरेंद्र पाल टीटी जो श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 तारीख को उनकी वोटिंग है, उनको चलते चुनाव में आदर्श आचार संहिता के बीच में मंत्री पद की शपथ दिला करके भारतीय जनता पार्टी ने श्री करणपुर के मतदाताओं को लुभाने का एक जो कुप्रयास किया है, हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। वहीं उदयपुर के गोगुंदा पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अयोध्या राम मंदिर पर कहा कि यह देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। हमारी श्रद्धा के स्रोत प्रभु श्री राम के जन्मस्थल पर मंदिर बन रहा है। मुझे विश्वास है कि हर व्यक्ति चाहेगा कि अपने जीवन में एक बार प्रभु श्री राम के जन्मस्थान पर जाकर उनका आशीर्वाद लें। ये मेरा परम सौभाग्य है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में है, आज वहाँ का नया रेलवे स्टेशन जो पुनर्निर्मित हुआ है उसका उद्घाटन होगा, नए हवाई अड्डे का उद्घाटन होगा, मंदिर के कार्य की प्रगति को भी माननीय प्रधानमंत्री जी देखेंगे और 22 जनवरी को जो 500 साल पुराना इस देश का लड़ाई रही है, हमारे सबके प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर जो एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 22 जनवरी को होने जा रहा है। मैं समझता हूँ ये देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बड़े ही। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का विपश्यना कार्यक्रम पूरा हो गया है। सीएम आज पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ होशियारपुर के विपश्यना केंद्र से रवाना हो गए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि 10 दिन की विपश्यना साधना के बाद आज वापस लौटा हूं। इस साधना से असीम शांति मिलती है। नई ऊर्जा के साथ आज से फिर जनता की सेवा में लगेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल 19 दिसंबर से 30 दिसंबर 2023 तक विपश्यना ध्यान पर थे। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज 2024 के लिए भारत सरकार की कैलेंडर का विमोचन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं भारत सरकार की ओर से सभी को वर्ष 2024 की शुभकामनाएं देता हूं। सरकार ने 12 महीने के इस कैलेंडर में अलग अलग क्षेत्रों में भारत सरकार की उपलब्धियों को दिखाने का प्रयास किया है। यह दिख रहा है कि पिछले 10 सालों में भारत ने कैसे नए कीर्तिमान और आयाम को स्थापित किया है। मैं सबको भारत सरकार की ओर से वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस अवसर पर भारत सरकार ने बहुप्रतीक्षित एनुअल कैलेंडर उसको लॉन्च किया है। हमारा संकल्प विकसित भारत। जी हां, इस अमृत काल से लेकर विकसित भारत बनाने का जो संकल्प मोदी जी ने दिया है, उसको हर भारतीय को जन भागीदारी के साथ अपना योगदान करते हुए बनाना है। और सरकार के इस 12 महीने के कैलेंडर में अलग अलग क्षेत्र में जो भारत सरकार की उपलब्धियां रही उसको भी दिखाने का प्रयास किया गया है। और ये भी दिखता है कि कैसे हर क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में भारत ने नए कीर्तिमान, नए आयाम स्थापित किए। कैसे कुशल नेतृत्व मोदी जी का मिला तो भारत की साख देश और दुनिया में बढ़ी। वैक्सीन मैत्री से लेकर कोविड प्रबंधन, G20 की सफल आयोजन से लेकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो, इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या यूरोपियन या अफ्रीकन यूनियन को सदस्य G20 का बनाने के लिए मंजूरी हो, ये भारत की बढ़ते हुए कद की एक पहचान है। मैं सबको भारत सरकार की ओर से। वहीं दिल्ली में नए साल की धूम दिखाई दे रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 31 दिसंबर 2023 में भीड़ को कम करने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे से बाहर निकलने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। हालांकि 31 दिसंबर को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आखिरी ट्रेन रवाना होने तक यात्रियों को प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे नियम के अनुसार ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। बाकी मेट्रो नेटवर्क पर मेट्रो सेवाएं नियमित समय सारणी के अनुसार उपलब्ध रहेंगी।
वहीं बीजेपी से राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह पर एक बार फिर से निशाना साधा। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि ललन सिंह को हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने जेडीयू पार्टी से 12 से 13 विधायकों को तोड़ लिया था। इसी के साथ सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि ललन सिंह ने लालू यादव से हाथ मिलाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई, इसीलिए उन्होंने समय रहते ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया। देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ललन सिंह हटाए जाएंगे। देखिए, ललन सिंह ने जदयू के करीब 12-13 विधायकों को तोड़ लिया था और लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी थी और उसकी भनक लग गई नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने उनके इस प्रयास को प्रीएम्प्ट कर दिया और समय के पूर्व ललन सिंह को हटा दिया। देखिए, ललन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है, ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, नहीं महागठबंधन में, और नीतीश कुमार को पहली बार तो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं। पहले भी उनके पास सारे अधिकार थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। देखिए, हम लोगों ने तो वहीं गोपालगंज में पुलिस ने फरार जालसाज भूमाफिया के घर को बुलडोजर चलाकर पुर कर दिया। साथ ही पुलिस ने घर से फर्नीचर समेत सभी सामान को जब्त कर लिया। पुलिस ने ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की है। दरअसल कुख्यात फरार भूमाफिया योगेंद्र पंडित के ऊपर जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर शहर में जमीन बेचने और फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन हड़पने का आरोप है, जिसकी वजह से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना कांड संख्या 314/2019 के मुख्य अभियुक्त योगेंद्र पंडित के खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा कुर्की का आदेश पारित हुआ है। इसी के अनुपालन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और कुर्की करने के लिए मजिस्ट्रेट के तौर पर हमारे प्रस्तुति हुई कुर्की की जाए। गोपालगंज नगर थाना कांड संख्या 314/19 के प्राथमिकी अभियुक्त योगेंद्र पंडित के विरुद्ध जो फरार है, हम बात करवा दिया जाएगा। अभी बाहर निकले हुए हम लोग। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए डीकेजी रोड पर रोक दिया। पुंछ के सूरनकोट तहसील के दोरागली 2PPR ने ग्रामीणों की मौत के बाद उनके परिवार से मिलने जा रही महबूबा मुफ्ती ने अब गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि मिलिटेंट्स और वहां पर वो चले जाते हैं, जबकि आर्मी वाले निर्दोष लोकल लोगों को मार देते हैं। वो मृतकों के परिवार से मिलने नहीं देना चाहते, कुछ छुपाने की कोशिश यहाँ की जा रही है। तो कुछ ना कुछ छुपा डालते हैं, आर्मी वालों को वो मार के चले जाते हैं। फिर आर्मी वाले आते हैं और लोकल्स को निहत्थे लोगों को मार के चले जाते हैं। रविंद्र रैना बीजेपी का प्रेसिडेंट यहाँ आ सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर आ सकती है, मगर हमें कहते हैं यहाँ खतरा है। तो मुझे तो लगता है सबसे बड़ा खतरा तो यही लोग हैं हमारे लिए। ये तो चाहते ही नहीं कि हम उन फैमिलीज के पास जाएं, उनके जख्मों पे मरहम रख सके। ये तो कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं। इसका मतलब है वहाँ कुछ और भी है जिसको ये छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। वहीं हिमाचल के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर के बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार का 1 साल का कार्यकाल बहुत निराशाजनक रहा है। कई ऐसे काम और उन्हें रोका भी गया। जहां भी वो जाते हैं यही बात सामने आती है कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से काम यहां पर ठप पड़ा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश का 1 साल का कार्यकाल तो बहुत निराशाजनक रहा है और आज तक के इतिहास का मुझे लगता है कि कोई कार्यकाल ऐसा जिसमें कोई काम ही नहीं हुआ। उल्टे जो चले हुए काम थे उनको बाधित किया गया, उनको रोका गया। पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं घूम करके आया इस 1 साल के कार्यकाल में, और मैं ये भी कहूँगा कि जितना मुख्यमंत्री घूमे उनसे हम कई गुना ज़्यादा घूमे, लोगों से मिले। जहाँ भी जाते हैं एक ही बात आती है, काम बंद पड़ा है। कब से पड़ा है? जब से कांग्रेस की सरकार बनी है। जब ये सारी बातें सुनने को मिलती तो विचित्र लगता है। तो सरकार बनी तो किसके लिए बनी? काम रोकने के लिए बनी क्या? सरकार काम करने के लिए होती है। और जब इस प्रकार की धारणा लोगों के मन में बनी तो स्वाभाविक रूप से, व्यवहारिक रूप से जमीनी स्तर पर काम रुके हैं।
वहीं दुर्ग में महिला से ठगी की घटना सामने आई। ठग लोगों से धोखाधड़ी करने के नए नए पैतरे अपना रहे हैं। राजीव नगर में कुछ लड़कों ने महिलाओं को लोन देने के नाम पर ठगी की। ठगों ने महिलाओं से 1% ब्याज लोन देने की बात भी कही थी। शादी ठगों ने कहा है कि अगर उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए रहे तो वो आसानी होगी, और महिला ने जैसे ही अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए जमा किए, ठग उनके अकाउंट से सारे पैसे निकालकर फरार हो गए। महिला ने ठगी की शिकायत दुर्ग के कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। लोग के साथ में ठगी किया है, लोन की डाली के बहाने हम लोग को पैसा अकाउंट से निकाल लिया। कौन है जिसने निकाले? आप रोशन साहू नाम बताया। कहाँ रहते हैं ये? ऐसे बोला है कि मैं रायपुर में जॉब करता हूँ, महादेव घाट, और उससे ज़्यादा मैं आप लोग कब से जानते थे उसको नहीं जानते हम लोग। एक हफ्ते में 2-3 बार आया। कितने मिले थे आप लोग के माध्यम से? एक वही तो महिला है बुजुर्ग, मीना ठाकुर के नाम से, उसके यहाँ है। कहाँ राजीव नगर पे। कितनी महिला का समूह था आप? हम लोग 4 जन, 5 जन थे, पर 4 जन का पैसा था उसमें, 1 जन नहीं थी। कितना पैसा? 90,000। ये गया नगर का मामला है। वहाँ पर में 2 अज्ञात वर्ग के लोग आए थे जो बताए थे कि 1% ब्याज पे वहाँ पर में आप लोगों को लोन मिल सकता है करके, और 4-5 महिलाओं को उसमें ग्रुप बनाना पड़ेगा करके। इसमें वहीं की जो महिलाएं हैं 4-5 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाए और छत्तीसगढ़ मर्यादित बैंक में खाता खुलवाए, जिसमें बताया जो फ्रॉड से उनके द्वारा बताया गया था कि आपको 1 लाख रुपया कम से कम जो है खाते में जमा रखना पड़ेगा। उसी के आधार पे आपको 1 से 5 लाख तक का लोन मिलेगा करके। इसी आधार पे उन्होंने 1 लाख रुपये पहले खाते में जमा करवाया, और जो आरोपी थे वो ऑलरेडी पहले से उनका अकाउंट नंबर लेकर रखे हुए थे, और अब उन्होंने बेनिफिशियरी अकाउंट जो है पहले से ऐड करके रखा हुआ था। मोबाइल बैंकिंग वगैरह भी उन्होंने बना के रखा था, जो कि उनके मोबाइल पे दिख रहा है महिलाओं के, जो उनके पास में अलर्ट मैसेज आया उसमें दिख रहा था वो, जिसके आधार पे जैसे ही उन्होंने 1 लाख रुपये जमा किया है, 1 लाख नहीं लगभग 90,000 रुपये जमा हुआ है, तो उसमें से 90,000 रुपये उन्होंने ट्रांजेक्शन मारा है। इसमें 5 लोग हैं जो वहीं गया नगर की हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कोरोना के नए मरीजों की मिलने से खलबली मच गई। जिला अस्पताल में कराए गए एंटीजन टेस्ट में 6 नए मरीजों का पता चला है। इस तरह कुल 13 मरीज दुर्ग भिलाई में पाए गए, जिनमें से 2 को अस्पताल में एडमिट किया गया और 11 को घरों में ही क्वारंटीन किया गया। भिलाई स्टील प्लांट के मुख्य चिकित्सालय पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र ने दिशा निर्देश भी अब जारी किए हैं। तो चलिए संपूर्ण भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।